Hello friends, welcome back to our channel and good evening all of you. Today we will solve a very important question paper. This question paper name is UPPCT Civics 2016 Master Analysis. आज हम यूपी यानी उत्तर प्रदेश पीसीटी नागरिक शास्त्र का 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 40 हाई यील्डिंग क्वेश्चन विद डिटेल बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन करेंगे हर टॉपिक का। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन वॉज मेड इन द ईयर। तो पहली बार कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रयोग किया गया था आपका 1947, 1949, 1948 या 1950। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसका एंड होता है, उसके बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यानी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी सभी देशों को प्रोवाइड कराने के लिए यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद। तो यूएनओ दुनिया में आने वाले युद्धों से दुनिया की रक्षा करेगा, दुनिया में शांति स्थापित करेगा। तो यूएनओ ने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो कहाँ पे किया था? 1950 में साउथ मतलब कोरिया में। तो यहाँ पे कोरिया युद्ध चल रहा था, तो मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 1950 से 1953 तक ये आपका चलता है। तो काफी मतलब बड़ा युद्ध था ये 3 साल तक। तो 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान महासभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन यानी एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसका नाम था यूनाइटिंग फॉर पीस। तो यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव कौन लाती है? महासभा। शांति के लिए एकता कहा गया इसको हिंदी में। तो यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट रोल था। तो यहाँ पे ये प्रस्ताव आपका पहली बार यूएनओ के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट था, उसकी कलेक्टिव सिक्योरिटी का पहला प्रयोग था जो कि उसने कहाँ पे किया? कोरिया युद्ध में किया। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस समय यूएनओ के महासचिव कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ही ये प्रस्ताव आपका वो किया था, फिर उन्होंने काफी काम किया इस पे। तो यूनाइटिंग फॉर पीस महासभा के द्वारा लिया गया था ये 1950 में। तो 1950 इम्पोर्टेंट है, पहली बार कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रयोग किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण नामित वर्ष मनाया गया? Which year was designated as the Visit China Year in India? 2018, 2015 या 16 या 17? तो 2016 को भारत में चीन भ्रमण वर्ष यानी विजिट चाइना ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पे जो 2 कंट्रीज है उनके बीच जो द्विपक्षीय पर्यटन है यानी बाइलेटरल जो टूरिज्म है आपका और जो कल्चर रिलेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक डिप्लोमेटिक ये एग्रीमेंट था, एक कूटनीतिक समझौता था। तो 2016 में भारत में चीन भ्रमण वर्ष आपका मनाया गया। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो वेयर वॉज द 7th नॉन अलाइनमेंट यानी नेम समिट हेल्ड? तो बीजिंग, न्यू दिल्ली, माले, कोलंबो। तो 7th जो नेम समिट हुई थी 1983 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। 7th गुट निरपेक्ष समिट 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और तीसरी समिट इसकी मतलब 7वीं समिट इसकी भारत में होती है। और इस साल जो इंडिया जब इस समिट का ऑर्गेनाइज कर रहा था उस दौरान, तो उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। भारत का जो नेतृत्व है उसको मजबूत किया था। 1971 में आपको पता होगा बांग्लादेश वॉर होता है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी का इम्पोर्टेंट रोल रहा बांग्लादेश को एक न्यू कंट्री बनाने में। फिर उसी दौरान हमने रशिया के साथ एक 20 वर्षीय ट्रीटी साइन की थी जिसको आपका मित्रता की संधि कहा गया था, काफी इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पे आपका 1983 में गुट निरपेक्षता की 7th समिट इंडिया में हुई थी। हर 3 साल में एक बार इसकी समिट होती है। इससे पहले इसकी जो समिट थी वो आपकी रवांडा में हुई थी और उससे पहले 2019 के राउंड आपकी अजरबैजान में हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की समिट। हर 3 साल में आपकी एक बार होती है। आसियान कब गठित हुआ? व्हेन वाज आसियान फॉर्म? 1964, 1965, 1966, 1967। तो आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना होती है। वहां पे एक डिक्लेरेशन यानी एक घोषणा पत्र लाया जाता है जिसका नाम था
बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो उसी पे हस्ताक्षर होते हैं, उसी के तहत इसकी स्थापना होती है। और 8 अगस्त को हम आसियान डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और वहां पे 10 धान की, मतलब बाद में इसका प्रतीक चिन्ह बना 10 धान की बालियां, जो 10 कंट्रीज को आपकी रिप्रेजेंट करती थी। अभी इसमें 11 देश आपके हो गए थे, तो 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब संगठन है ये, यूरोपियन यूनियन को नकल करके आपका बनाया गया था। मतलब एक सक्सेसफुल संगठन बनने की राह में ये आगे बढ़ रहा है आज भी। तो IMPST यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी। इस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में मतलब हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। इन विच ईयर डिड रशिया डिक्लेयर that it would no longer target its weapon at NATO countries। तो 1997, 1998, 1999, 2000 तो नाटो रशिया फाउंडिंग एक एक्ट आया था 1997 में। तो यहाँ पे रशिया ने ये डिक्लेयर किया था, ये मतलब ये बोला था कि हम नाटो कंट्रीज पे मतलब आक्रमण नहीं करेंगे, उनको मतलब हथियारों का लक्ष्य नहीं बनाएंगे। तो काफी इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट था रशिया की तरफ से। आपको पता होगा रशिया पहले G7 का मेंबर्स था, G8 बन गया था ये, बाद में रशिया को बाहर निकाला गया। इसी दौरान 1998 में रशिया ने पहले ज्वाइन किया था और 2014 में क्रीमिया वॉर के बाद रशिया इससे बाहर निकल गया था। तो पहले G7 था, 1975 में बना था, 1998 में G8 हो गया, फिर अब G7 आपका फिर से हो गया है। तो यहाँ पे रशिया ने बोला कि हम नाटो जो कंट्रीज है उस पे उन पे हथियारों को लक्षित नहीं करेंगे। नाटो 1949 में आपका बनता है, वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है, US और उसकी अलाइड कंट्रीज की मेंबर्स है। इसमें 32 सदस्य देश अभी इसमें है। फिर आता है प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। So which system of management has no interaction with environment? So closed system, open system, adaptive system या variable system, बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली या परिवर्तनीय प्रणाली। तो जो बंद प्रणाली होती है, जो क्लोज सिस्टम होता है प्रशासन का, उसका बाहरी वातावरण से आपका कोई रिलेशन नहीं होता है, चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमी हो। तो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं आता है, क्योंकि इंट्रैक्शन ओनली जो इंटरनल प्रक्रियाएं हैं, जो आंतरिक क्रियाएं हैं, उन्हीं से आपकी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। निम्न में से इसमें क्या शामिल है? शामिल नहीं है। वॉटसन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। किसमें डिफरेंस किया वॉटसन ने? मैनेजमेंट, प्रबंधन और लीडरशिप में। और 7 ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क दिए। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम होता है और शेयर्ड वैल्यू होती है, स्टाइल, स्टाफ और स्किल होती है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो वॉटसन और मैकिन्से ने 7 मॉडल दिए थे, 7 तत्व दिए थे, जिसमें आता है स्ट्रैटेजी यानी रणनीति, स्ट्रक्चर यानी संरचना, फिर आता है सिस्टम यानी व्यवस्था, शेयर्ड वैल्यू यानी वैल्यू को, मूल्य को साझा करना, स्टाइल शैली, स्टाफ यानी जो स्टाफ होता है, स्किल यानी कौशल। फिर आता है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट लोकायुक्त एक्ट इन इंडिया। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो पहली बार लोकायुक्त एक्ट को इनैक्ट यानी अपने यहाँ पे लागू किया था किसने? महाराष्ट्र ने 1971 में। लेकिन सबसे पहले ये एक्ट पास किसने किया था, यानी इसको अधिनियम को पारित यानी बिल को पारित किसने किया था? वो किया था उड़ीसा ने 1970 में। लेकिन उड़ीसा में इसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है 1973 के अराउंड। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट आता है वो आपका 2013 में आता है। 2013 के बाद 2019 में पहला लोकायुक्त बनता है, जो कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपका बनाया गया था। पिनाकी चंद्र घोष आपके भारत के पहले लोकपाल बनते हैं 2019 में। फिर 2024 के अराउंड 5 साल के बाद दूसरे लोकपाल बनते हैं आपके 24-25 में। प्रदीप मोहंती उनका नाम है, वो सेकंड लोकपाल अभी बने हुए हैं इंडिया के। फिर आता है नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है द टर्म ब्यूरोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ब्यूरो विच मीन्स मतलब राइटिंग, एक डेस्क टाइप
लाइटनिंग टेबल है, एक फाइनेंस, कॉर्पोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वित्त, निगम, उत्तरदायित्व। तो ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है 18वीं सेंचुरी में इसका प्रयोग किया था। एक इकोनॉमिस्ट थे यानी अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था विसेंट डी गॉर्नी। तो प्रश्न पूछा गया था कि नौकरशाही शब्द का पहली बार यूज किसने किया, तो विसेंट डी गॉर्नी ने किया था। और ये इसका जो फ्रेंच भाषा में अगर इसकी बात करें तो जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का हिंदी में मतलब होता है नौकरशाही, तो फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ होता है क्या, मेज या लिखने के डेस्क। तो अधिकारियों की शक्ति को ये दर्शाता है। फिर आता है नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। अंडर विच मेथड डज द अपॉइंटिंग ऑफिसर हिमसेल्फ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। सो द हायर एंड फायर सिस्टम, नियुक्ति और विमुक्त प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, रिकॉर्ड और प्रीवियस एक्सपीरियंस, योग्यता का प्रमाण पत्र। तो हायर एंड फायर सिस्टम आपने सुना होगा, इसको स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे योग्यता या परीक्षा पे किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका व्यक्तिगत पसंद यानी कि उस व्यक्ति का उस अधिकारी के साथ कैसे रिलेशन है, वहां पे इस तरह से आपकी नियुक्ति की जाती है। तो अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, स्पॉइल सिस्टम आपको पता होगा कि यूएस में काफी चलता है ये। तो यूएस प्रेसिडेंट क्या करता है, अपने कैबिनेट में उन्हीं लोगों को जगह देता है जो उनके सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, जो व्यक्तिगत होते हैं, जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन होते हैं। तो नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करते हैं, स्पॉइल सिस्टम या हायर एंड फायर सिस्टम। फिर आता है कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है, उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। विच सिस्टम कीप द एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड इन द जॉब एंड वर्क एज कंटिन्यूअसली इफेक्टिव इंसेंटिव टू देम। तो प्रमोशन, डिमोशन, ट्रेनिंग या ट्रांसफर। तो यहाँ पे प्रमोशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि आपको अगली बार आपका प्रमोशन होना है। तो मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशनल एंड हर्सबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति यानी जो प्रमोशन है एक निरंतर और शक्तिशाली मोटिवेशन है, एक प्रोत्साहन जो कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक और पेशेवर प्रगति की आवश्यकता को पूरा करता है। इसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का विकास किया। हु डेवलप ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एलेक्स ऑशबॉर्न, विलियम गार्डन, एंड्रे डेलबेग एंड एंड्रयू वॉन डेवेन, हर्बर्ट साइमन। तो इसका प्रयोग जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है उसका विकास किया था किसने, आपका एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने अपनी पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मंथन तकनीक का प्रयोग किया था उन्होंने 1953 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। फिर आता है भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी फेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। 2, 3, 4, 5। तो भारत में जब हम बात करें जो पॉलिसी होती है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन 3 चरणों में होता है। पहले हम क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्म करते हैं यानी नीति बनाते हैं। फिर उस नीति का इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन करते हैं, लागू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नीति हमने लागू की है उसका प्रभाव क्या है, उसका असेसमेंट, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो पहला आता है नीति निर्माण, पूर्व क्रियान्वयन, फिर क्रियान्वयन, लागू करना एंड मूल्यांकन। फिर आता है आपका किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वह स्वतंत्रता है। Who said obedience to law which we prescribe for ourselves is liberty। तो रूसो, लास्टली ग्रीन, स्पेंसर। तो रूसो उन्होंने अपनी सामान्य इच्छा की जो अवधारणा थी वहां पे बोलते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता मनमानी करने में नहीं बल्कि उन कानूनों का पालन करने में है जो सामूहिक रूप से अपने लिए हमने खुद बनाए हैं सामाजिक समझौते के तहत। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं के लिए बनाते हैं वही आपकी स्वतंत्रता है। तो ऐसे आपके कथन पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में ईश्वर है। Which Hindu scripture stated that through the king is a human being yet no one should hate him because he is God in the shape of man। भगवत गीता, महाभारता एंड
मनुस्मृति या ऋग्वेदा। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि जो राजा है वो आपका इस धरती पे भगवान का प्रतिनिधि है, स्वयं ईश्वर है, और वहां पे जो राजा का डिवाइन राइट थ्योरी यानी जो राजा के दैवीय अधिकारियों का जो सिद्धांत होता है वो काफी फॉलो होता है, तो शासक को ईश्वर का अंश माना जाता है। तो मनुस्मृति काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हिंदू लॉ होते हैं उसके बारे में, नियम कानून सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, और ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो सुपर एनश सोवियन इम्पीरियम सोविनस। तो संप्रभुता के लिए कौन जाने जाते हैं? बौद्धा ने सबसे ज्यादा संप्रभुता के बारे में कहा है। जैसे कानूनी संप्रभुता के बारे में कौन कहता है? ऑस्टिन कहते हैं। संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा बौद्धा की परिभाषा मानी जाती है आपकी। तो संप्रभुता सॉवर्निटी शब्द लैटिन भाषा के, पूछा जाता है किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। इसका लैटिन में मतलब होता है आपका सुपर एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता यानी सुप्रीम पावर, जिसके ऊपर कोई भी अन्य शक्ति आपकी नहीं है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो कौन है? द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज द लीगल पावर टू इश्यू फाइनल कमांड्स। तो जन संप्रभुता पॉपुलर सॉवर्निटी किसने दी? रूसो ने दी, आपको पता होगा। विधिक संप्रभुता डी जूरे सॉवर्निटी विधिक संप्रभुता से कौन रिलेट करते हैं? ऑस्टिन। वास्तविक संप्रभुता डी फैक्टो सॉवर्निटी राजनीतिक संप्रभुता। तो डी ज्यूरे जो वैदिक संप्रभुता होती है विधिक कानून द्वारा अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। डी फैक्टो संप्रभुता वह शक्ति है जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करती है चाहे उसके पास कानूनी अधिकार क्यों न हो। तो योर राइट आंसर है बी। राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है? वो होती है डी ज्यूरे सॉवर्निटी। ओके, ऐसे कानूनों को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित या राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पे लागू होते हैं? तो पारंपरिक लॉ या इंटरनेशनल लॉ या राष्ट्रीय लॉ या आपका ऐतिहासिक लॉ। तो जो सब पे राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, सब पे एक समान रूप से लागू होते हैं, तो उनको कहते हैं नेशनल लॉ यानी राष्ट्रीय कानून, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं, और राष्ट्रीय कानून जो एक देश के भीतर उस देश की सरकार के द्वारा लोगों पे नियंत्रण करने के लिए, लोगों को पे मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, शांति व्यवस्था करने के लिए, तो वो आपके राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो हु हैज डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज that part of social science which study the foundation of state and principle of government? गार्डनर, लास्की, गिलक्रिस्ट या पॉल जिनेट। तो पॉल जिनेट की ये फेमस परिभाषा है कि राज्य के आधारभूत तत्वों या शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है कौन? राजनीति विज्ञान। ये इंपॉर्टेंट आपका परिभाषा है, किसने दी थी? पॉल जिनेट ने। तो राज्य और सरकार दोनों को इसके अध्ययन का केंद्र मानती है। इससे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। who was considered as the first यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर? एरिस्टोटल, लॉक, प्लेटो, जेसमिन। तो आपको पता होगा कि प्लेटो एक आदर्शवादी था, कल्पनावादी था, यूटोपियन उसको कहा गया है, स्वप्नलोकी कहा गया है। तो स्वप्नलोकी जिसको हम कल्पनावादी यूटोपियन भी कहते हैं, तो वो प्लेटो थे। तो प्लेटो को प्रथम यूटोपियन आदर्शवादी विचारक माना जाता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। में आदर्श राज्य दार्शनिक राजा के बारे में बताते हैं, लेकिन यथार्थ में रियल में ऐसा प्रैक्टिकल सेंस में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए उनको आपका स्वप्नलोकी कहा गया है, पहला विचारक। तो निम्नलिखित में एक क्रांति पंथ के एक मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? जो क्रांति की बात करता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी क्रीड? तो हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोग या रूसो। तो कार्ल मार्क्स को उनके वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल और पूंजीवाद के हिंसक अंत के आह्वान के कारण क्रांतिवादी पंथ का मसीहा कहा जाता है। आपको पता होगा कि जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो वो सोशलिज्म का एक रेवोल्यूशनरी मतलब पार्ट है, काफी क्रांतिकारी समाजवाद के नाम से उसको जाना जाता है, जहाँ पे जो दूसरा विकासवादी समाजवाद बोलता है कि हमें स्टेप बाय चेंज लाना है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन मार्क्स बोलते हैं कि एक ही झटके में हमें सब कुछ राज्य सरकार शासन को खत्म करके मजदूरों का शासन स्थापित करना है,
हमें क्रांति करनी है इन सबके खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ। तो इस कारण से उनको क्या कहा गया, क्रांति पंथ के एक मसीहा के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति क्या है, अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा आपकी लिखी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है। शुक्र नीति मतलब शुक्राचार्य ने ये लिखी है। धर्मशास्त्र भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। तो चाणक्य कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में कूटनीति, राज्य कला, सैन्य रणनीति और आर्थिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो अर्थशास्त्र के कितने अध्याय है ये भी पूछा जाता है, तो ये आप बताएंगे। निम्न में कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी गई? 6 freedom are granted to be citizen of India under which article? Article 18, 19, 20, 21। So आपकी 6 types of freedom जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड की गई है 19 से 22 तक आपका। और यहाँ पे भाषण, अभिव्यक्ति, शांति सम्मेलन, संघ बनाना, आश्रम मतलब कहीं भी घूमना, निवास करना, व्यापार, 6 टाइप्स की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में, आपने विदेशों के साथ संबंध खराब हो रहे, आपातकाल मतलब बहुत सारे सेंस में, तो 8-9 टाइप के इन पे युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसका उल्लेख आपका 9A क्लॉज 2 इस तरह से आपका किया गया है। वहां पे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा? तो राष्ट्रपति, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस। तो अनुच्छेद 64 और 89 क्लॉज ए कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा, किसका? राज्यसभा का, उच्च सदन का सभापति हो। जैसे ही वो भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनको ये पोस्ट आपकी वैसे ही मिल जाती है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 क्लॉज ए में ये बात आपका कहा गया है। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्न में कौन होता है? Who among the following is the head of cabinet in India? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो संसदीय लोकतंत्र, प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख नेता होता है। प्रीमियर एंटर प्रेस भी किसको कहा जाता है? समकक्षों में प्रथम, एक साथ डूबते हैं, इस तरह से आपका कहा था किसी ने। और कैबिनेट के सभी निर्णय उसी के नेतृत्व के लिए लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री। तो लॉर्ड सभा ब्रिटिश में काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उच्च सदन माना जाता है ब्रिटेन का। इसमें 800 प्लस आपके मेंबर्स हैं लॉर्ड सदन में। तो यहाँ ऐतिहासिक रूप से उच्च सदन, लॉर्ड सदन की अध्यक्षता ब्रिटिश चांसलर करते हैं। और 2005 के सुधार के बाद जो लॉर्ड स्पीकर को आपकी दी गई है। पहले लॉर्ड आपका चांसलर करता था, लेकिन अब स्पीकर करता है। तो ब्रिटेन में आपको पता होगा कि स्पीकर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। वहां पे जो स्पीकर होता है वो आजीवन आपका स्पीकर रहता है, इस तरह से ब्रिटेन में। और उससे मतलब निम्नलिखित में कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला प्रधान अधिकारी होता है? राष्ट्रपति। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसियो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सीनेट। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड प्राइम मिनिस्टर। तो भारत की राज्यसभा के समान ही यूएस में आपकी उनकी सीनेट मानी जाती है, जिसको उच्च सदन आपका कहा जाता है। और यहाँ पे इसकी जो आपका पदन मतलब जो अधिकारी होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि जेडी पेंस है अभी यूएस के। पेंस आपको पता होगा। इससे पहले कौन थी? कमला हैरिस थी शायद। हाँ। तो यहाँ पे जो यूएस की सीनेट है वहाँ पे हर जो राज्य है उसको 2 सीटें दी गई है और 100 सीटें यहाँ पे है। और जो रिप्रेजेंटेटिव जो वो है पहला सदन, प्रतिनिधि सदन हुआ, उसमें 435 के अराउंड आपका सदस्य है, 435 कुछ। फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेश नीति को अंतिम रूप से कौन प्रदान करता है? हु फाइनलाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? गवर्नर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति वहां की जो पॉलिसी होती है उसको बनाता है। सशस्त्र बलों का मतलब कमांडर इन चीफ कहलाता है। ओके। फिर आता है फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? विच आर्टिकल ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन gives the prime minister the legislative in the legislature। तो अनुच्छेद 39 यहाँ पे आपका फ्रांस में क्या करता है? जो आपका संविधान होता है वहां पे
वहाँ पे विधायिका में विधायी पहल देता है प्रधानमंत्री को। तो फ्रांस की पंचम गणराज्य, फिफ्थ रिपब्लिक, तो आपको पता होगा कि इस समय फ्रांस में जो आपका संविधान चल रहा है वो वहाँ का 5वां संविधान है। बार बार वहाँ पे संविधान को मतलब बदला जाता है। तो अनुच्छेद 39 में प्रधानमंत्री और संसद के सदस्य दोनों कानून प्रस्तावित करने का अधिकार देता है। फिर आता है एक दलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? चाइना। यहाँ पे है 2 दलीय प्रणाली यूएस में, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम और इंग्लैंड में भी 2 दलीय प्रणाली है। छोटे मोटे बहुत दल है लेकिन आपके 2 ही दल आपका पार्टी मतलब वहां पे रहते हैं पॉलिटिक्स में। चीन में सीपीआई आपको पता हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और सिंगल पार्टी मानी जाती है। 1921 में बनी थी आपकी माओ जेडोंग के नेतृत्व में, और इसने युद्ध में विजेता हुई। जो वहां पे 2 पार्टियों के बीच युद्ध चला, क्रांति हुई 1949 में। कॉमिंतांग पार्टी आपकी, जिसके नेता थे चांग काई शेक, ताइवान भाग जाते हैं और माओ की पार्टी चाइना में रूल करती है। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन सा है? युद्ध, पीस, अलायंस, तटस्थीकरण। तो शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए देश सबसे ज्यादा गठबंधन यानी अलायंस का प्रयोग करते हैं, ताकि किसी एक देश को इतना ताकतवर होने से रोका जा सके कि वह दूसरे देश के लिए खतरा ना बने। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अलायंस? तो सामरिक सुरक्षा निम्न में किससे अधिक व्यवस्थित है? तो शक्ति का संतुलन करने पे काफी मतलब बल देती है क्या? सामूहिक सुरक्षा। तो नाटो शक्ति का संतुलन का एक व्यवस्थित और संस्थागत रूप है कि वन फॉर ऑल फॉर ऑल, एक पे हमला तो सब पे हमला आपका माना जाए। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? What is the art of convincing others about the goals and objective or ends which are desired to be secured? तो ब्लॉकेड, डिप्लोमेसी, फॉरेन एड्स या प्रोपोगेंडा। तो कूटनीति शांतिक वार्ता और अनुनय विनय की वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्र युद्ध के बिना अपने राष्ट्रीय हितों और प्राप्ति उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल ईरान वॉर में। फिर आता है शिकागो स्कूल किसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपको पता होगा कि शिकागो स्कूल में महत्वपूर्ण भूमिका व्यवहारवाद में किसने निभाई थी? चार्ल्स मैरियम। फिर आता है डेविड स्टन को ने पॉलिटिकल साइंस में इसका उपयोग किया था, वेयरलिज्म को। और एक वॉटसन आते हैं, आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं वॉटसन। तो चार्ल्स ई मैरियम ने 1920 के दशक में शिकागो स्कूल की नींव रखी थी, काफी इंपॉर्टेंट है शिकागो स्कूल। उन्होंने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से निकालकर मानव व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन से जोड़ा था, जिसको आप व्यवहारवाद कहते हैं। बाद में 1950 के दशक में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1960 के दशक में अपना 60-70 के दशक में क्या दिया? उत्तर व्यवहारवाद। बोला कि अब हमें पॉलिटिकल साइंस को केवल साइंस नहीं बनाना है बल्कि इसमें मूल्य को भी इंक्लूड करना है, उनको प्राप्त मूल्य दोनों को जोड़ना है। फिर आता है कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो आपको पता होगा कि जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ पे एक लोकतांत्रिक बॉडी है, एक आपका विचारात्मक डेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाता है, डिबेट डिस्कशन किया जाता है, और प्रत्येक राष्ट्र को यहाँ पे एक वोट मतलब देता है हर देश, और ये आपका काफी इम्पोर्टेंट लोकतांत्रिक बॉडी भी इसको माना जाता है। तो 193 मतलब सदस्य है इसके, और समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और सबसे बड़ा अंग है यूएनओ का। और बाकी 6 इसके कुल अंग है, जिसमें आता है महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, न्याय परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था कब? 12 सितंबर को, 19 दिसंबर या 19 सितंबर को। तो 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग वर्ष मनाया गया था, और ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और तकनीक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आजकल आपका काफी चल रहा है ग्लोबल साउथ का जो विजन है उसके बारे में। तो 12 सितंबर को पहली बार विश्व दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया था। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। तो व्यवहारवादी उपागम, तो एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट
में इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी केवल मशीन नहीं है बल्कि आगे चलकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास किया है। तो आपको पता होगा कि मानव संबंध जो आंदोलन था वहां पे एल्टन मायो का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो मानव व्यवहार पे काफी बल देते हैं, ह्यूमन रिलेशन पे। इससे पहले जो आपका टेलर आए थे उनके सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने लाया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिर आता है प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारित करने वाला कार्य कौन है। तो मुख्य कार्यकारी लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या मानव संबंध प्रबंधक। तो लूथर गुलिक ने आपका ये दिया था। तो यहाँ पे मुख्य कार्यकारी पे आपका काफी जोर दिया जाता है पोस्ट कॉर्प के रूप में। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय और व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है क्या, सार्वजनिक निगम। फिर आता है आपका, तो लास्ट क्वेश्चन इज स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया, तो हरमन फाइनर ने इसको प्रभावित किया। तो हमने देखे आज के उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका यूपी पीसीटी 2016 का आपका पेपर है, जहाँ पे बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ और